क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है। उसके लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो इसका था क्यूबा मिसाइल संकट। दूसरा है, ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया था? तो 2 भागों में, भारत और पाकिस्तान। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास के कौन कौन से मॉडल थे? तो 2 मॉडल था, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल, लेकिन भारत ने क्या चुना? मिश्रित मॉडल को। दलित पैंथर्स का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना व जाति आधारित असमानता व अन्याय का विरोध करना। अमेरिकी खेमे के देशों के नाम लिखिए, मतलब जो अमेरिका के साथ थे। तो ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी। मंडल आयोग की क्या सिफारिश थी? तो अन्य पिछड़ी जातियों के लिए केंद्र सरकार एवं इसके अधीनस्थ समस्त उपक्रमों के रिक्त होने वाले पदों के आरक्षण की सिफारिश की। योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग 1950 में भारत सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव के माध्यम से गठित सलाहकार संस्था है। योजना आयोग का नाम अब बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। शीत युद्ध शुरू होने का मूल कारण क्या था? तो परस्पर विरोधी खेमों की समझ में यह बात थी कि प्रत्यक्ष युद्ध खतरों से परिपूर्ण है, क्योंकि दोनों पक्षों को भारी नुकसान की प्रबल संभावनाएं थी। इसमें वास्तविक विजेता का निर्धारण सरल कार्य न था। यदि एक गुट अपने शत्रु पर हमला करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने का प्रयास करता है, तब भी दूसरे गुट के पास उसे बर्बाद करने लायक अस्त्र बेचे जाएंगे। यही कारण है कि तीसरा विश्व युद्ध ना होकर शीत युद्ध के रूप में युद्ध की स्थिति बनी रही। अगला है, मध्य एशियाई गणराज्यों में संघर्ष एवं तनाव के 2 कारण बताएं। तो मध्य एशियाई गणराज्यों में संघर्ष व तनाव का प्रमुख कारण यह था कि इन देशों में हाइड्रोकार्बन मतलब पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार होने के बावजूद इन देशों को इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा, इस क्षेत्र में धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ गया, जिसने अपनी प्रभुत्वकारी प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास करने के लिए देशों के मध्य तनाव हेतु आधार प्रदान करने का कार्य किया। अगला है, मानवाधिकारों को कितने कोटियों में रखा गया है? संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। तो मानवाधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है, जो निम्नलिखित है। प्रथम कोटि राजनीतिक अधिकारों की है, जैसे अभिव्यक्ति एवं सभा करने की स्वतंत्रता, यहाँ स्वतंत्रता हो जाएगा बच्चों। दूसरा है पॉइंट, द्वितीय कोटि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है। तीसरा है, तृतीय कोटि में सी निवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार सम्मिलित हैं। 11 है, भारत में बहुदलीय प्रणाली के संदर्भ में तर्क दीजिए। तो दलीय प्रणाली सफल लोकतंत्र हेतु दलीय प्रणाली आवश्यक है। इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला, द्विदलीय व्यवस्था से साधारण बहुमत के दोष समाप्त हो जाते हैं एवं जिस भी प्रत्याशी की जीत होती है उसे आधे से अधिक अर्थात 50% से अधिक मत प्राप्त होते हैं। दूसरा है, सरकार अधिक अस्थायी रहती है और यह गठबंधन की सरकारों की तरह दूसरी पार्टियों की बैसाखियों पर नहीं टिकी होती। वह उनके निर्देशों को सरकार गिराने के भय से मनाने हेतु बाध्य नहीं होती है। तीसरा है, देश में सभी को यह ज्ञात होता है कि यदि सत्ता एक दल से दूसरे दल के हाथों में चली जाएगी तो कौन कौन प्रमुख पदों, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री आदि पर आएंगे। आज़ादी के बाद 20 वर्षों तक भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 निम्नलिखित कारण रहे हैं। अगला है, योजना आयोग के प्रस्ताव में किन नीतियों को व्यवहार में लाने की बात कही गई? तो योजना आयोग के प्रस्ताव में निम्नलिखित नीतियों को व्यवहार में लाने की बात कही गई है। पहला है, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार हो। दूसरा, समुदाय के भौतिक संसाधनों और उसके नियंत्रण को इस तरह बांटा जाए कि उससे जनसाधारण की भलाई हो। तीसरा है, अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन 1-2 स्थानों पर ही केंद्रित हो जाए तथा जन सामान्य की भलाई बाधित हो। 13 है, जातीय संघर्ष होने के बावजूद श्रीलंका ने कौन कौन सी सफलताएं प्राप्त की है? तो
तो जातीय संघर्ष होने के बावजूद श्रीलंका ने निम्नलिखित सफलताएं प्राप्त की। पहला, अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया है। दूसरा, जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित किया है। तीसरा, दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही आर्थिक उदारीकरण किया है। चौथा, अंदरूनी संघर्षों के बावजूद श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था कायम रही। 14 नंबर है, हरित क्रांति के 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो पहला परिणाम है कि हरित क्रांति के कारण गरीब किसानों व भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो उठा। इससे देश के विभिन्न भागों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब कृषकों को लामबंद करने की दृष्टि से अनुकूल स्थिति उत्पन्न हुई। दूसरा है, हरित क्रांति से समाज के विभिन्न वर्गों तथा देश के अलग अलग क्षेत्रों के बीच ध्रुवीकरण तेज हो गया। पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध हो गए, जबकि देश के अन्य क्षेत्र कृषि संबंधी मामलों में पिछड़े रहे। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार किस बात का प्रतीक थी? तो पूंजीवादी व समाजवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी। फिर है, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण किसके द्वारा दिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। वामपंथी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? तो यह विचारधारा निर्धन एवं पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करती है एवं इनको लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करती है। चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो यह पेड़ व वनों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन था। सोवियत खेमे के देशों का नाम लिखिए। तो इसमें सोवियत संघ है, पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया, पूर्वी जर्मनी है। खतरनाक दशक किसे कहा गया है? तो 1960 के दशक को खतरनाक कहा गया। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? तो निकिता गुरबेचु। फिर शीत युद्ध से आप क्या अभिप्राय है? तो शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय उस अवस्था से है जब 2 से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण तो हो, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ और वर्तमान में रूस के बीच युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। यह स्थिति शीत युद्ध के नाम से जानी जाती है। इन दोनों के मध्य लंबे समय तक तानातनी का माहौल बना रहा तथा ऐसा लगता था मानो युद्ध होगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। फिर है 9वां, सन 1989 में बर्लिन की दीवार के ढहने को द्विध्रुवीयता का अंत क्यों कहा जाता है? तो द्विध्रुवीयता के दौर में जर्मनी 2 भागों में विभाजित हो गया, जहां पूर्वी जर्मनी साम्यवादी सोवियत संघ के प्रभाव में तथा पश्चिम जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में था। सन 1989 में बर्लिन की दीवार के ढहने के पश्चात ही संपूर्ण विश्व में से सोवियत संघ का प्रभाव भी समाप्त हो गया तथा अब तक 2 ध्रुवों में विभाजित विश्व हो गया। इसी कारण बर्लिन की दीवार का ढहना 2 ध्रुवीयता के अंत के रूप में जाना जाता है। साप्टा क्या है? संक्षेप में बताएं। तो साप्टा का पूरा नाम है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। दक्षेस के सदस्य देशों ने फरवरी 2004 में साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। इस समझौते के तहत दक्षेस देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम करने का लक्ष्य था। इस समझौते से दक्षिण एशिया के देशों को व्यापारिक लाभ प्राप्त हुए। शक्ति संतुलन बनाए रखने के 2 उपाय बताएं। तो पहला है गठबंधन बनाना। तो शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रमुख तरीका गठबंधन बनाना है। कोई देश अन्य देश या देशों से गठबंधन करके अपनी शक्ति को बढ़ा लेता है, फलस्वरूप क्षेत्र विशेष में शक्ति संतुलन बना रहता है। दूसरा है सशक्तिकरण व निसशक्तिकरण। तो शक्ति संतुलन शस्त्रीकरण द्वारा भी बनाए रखा जा सकता है। एक राष्ट्र शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए दूसरे राष्ट्रों से सैनिक शस्त्र प्राप्त कर सकता है। वर्तमान समय में शस्त्रीकरण की दौड़ संपूर्ण विश्व पर महाविनाश का खतरा मंडरा रहा है। फलस्वरूप आज शस्त्रीकरण को छोड़कर निशस्त्रीकरण पर बल दिया जाने लगा है। अगला है एकल प्रभुत्व वाली दल प्रणाली की हानियां बताएं। तो एकल प्रभुत्व वाली दल प्रणाली की हानियां निम्नलिखित है। पहला, एक दलीय व्यवस्था लोकतंत्र की सफलता और विकास हेतु उचित नहीं है। दूसरा, प्रभुत्वशाली दल शासन का संचालन तानाशाही पूर्ण तरीके से करने लगते हैं, जिससे शक्ति का दुरुपयोग होता है। तीसरा, इस व्यवस्था में विरोधी दल कमजोर होते हैं तथा सरकार की आलोचना प्रभावशाली ढंग से नहीं हो
पाती है। चौथा है, इस व्यवस्था के तानाशाही व्यवस्था में बदलने का भय होने के कारण जनता के अधिकार व स्वतंत्रताओं पर अंकुश की संभावना रहती है। 13 है, सोवियत संघ के पतन के 2 परिणाम बताएं। तो सोवियत संघ के पतन के कारण अमेरिकी गुट व सोवियत गुट के मध्य चला आ रहा शीत युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा, शीत युद्ध के समाप्त होने से परमाणु हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई तथा एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। 14 है, क्योटो प्रोटोकॉल का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सन 1997 में जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम होने के कारण चीन, भारत एवं अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया। तो बच्चों, ये थे आपके अति लघुत्तरीय और कुछ लघुत्तरीय प्रश्न। आशा करते हैं परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।